नमस्कार, मैं लखन सालवी। डेली राजस्थान के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार बहुमत के साथ बनी है। साथ ही कांग्रेस के अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, वहीं सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने हैं। इसके साथ ही कयासों का दौर शुरू हो चुका है। मंत्रिमंडल के गठन को लेके, कैबिनेट के गठन को लेके कयास लगाए जा रहे हैं। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के विधायकों के मंत्री बनने के और कैबिनेट में शामिल होने के कयास लगा रहे हैं। इन सभी चीजों को लेके, कयासों को लेके आज हम बात करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ है दलित, आदिवासी एवं घुमंतु अधिकार अभियान के संरक्षक भंवर मेघवंशी जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मेघवंशी जी, एक सवाल हमारा सबसे पहला ये है, क्योंकि आप पूरी यहाँ की राजस्थान की राजनीति पे नजर रखते हैं, आपकी अच्छी राजनीतिक समझ है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है। सचिन पायलट मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री व सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। आपको क्या लगता है, दो समानांतर ध्रुव बन गए और इससे क्या नफे और नुकसान हो सकते हैं कांग्रेस को? हाँ, ये बात सही है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दो पद हैं और ये पहली बार नहीं है। सचिन पायलट 5वें उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। गहलोत जी की 98 की सरकार में भी 2 उप मुख्यमंत्री थे। तो ये मानना या ये कयास लगाना कि उप मुख्यमंत्री के होने की वजह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में सत्ता संघर्ष शुरू हो जाएगा या सत्ता के 2 ध्रुव बन जाएंगे या समानांतर सत्ताएं चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये गाड़ी के 2 पहिए हैं और बेहतरीन तरीके से इस गाड़ी को लेकर के चलेंगे। जहां तक अशोक गहलोत जी की बात है, वो बहुत अनुभव और तजुर्बे वाले नेता हैं, बहुत विनम्र और तरीके से सबको साथ लेकर के चलने वाले नेता हैं। और सचिन पायलट जी भी सुलझे हुए एकदम नए जोश और उमंग वाले नेता हैं और बहुत ही समझदारी से उन्होंने कांग्रेस को चलाया है। तो मुझे तो यह लगता है कि दोनों के आने की वजह से राजस्थान में एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन वाली सरकार चलेगी। युवा जोश और तजुर्बे का एक संगम यहां पर बनेगा। तो ये कयास लगाना बिल्कुल ही ठीक नहीं है कि इससे सत्ता के 2 ध्रुव बनेंगे या समानांतर सत्ताएं चलेगी या कोई संघर्ष शुरू होने वाला है। अच्छा, कैबिनेट गठन को लेकर आपका क्या मानना है? क्या 24 दिसंबर तक गठन होने की संभावना है? निश्चित रूप से कैबिनेट गठन की सारी प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है और जल्द से जल्द कैबिनेट का पहला विस्तार होगा। ये माना जा रहा है कि पहले विस्तार में 16 से 20 मिनिस्टर लिए जा सकते हैं और फिर एक और विस्तार लोकसभा चुनाव से पहले किया जा सकता है। तो जल्द ही कैबिनेट बनेगी और दोनों नेता मिलकर के और दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बैठ करके उनकी सहमति से एक बेहतरीन कैबिनेट राजस्थान में बनेगी, ऐसी अपेक्षा लोग कर रहे हैं। चर्चाएं हैं कि सचिन पायलट को गृह मंत्री भी बनाया जा सकता है। हाँ, आपका ये कहना मीडिया में बहुत ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सचिन पायलट को गृह मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रालय का बंटवारा जो है ये एक तरीके से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। चूंकि सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और ये माना जाएगा कि उनको कैबिनेट में बेहतरीन जगह मिलेगी। पर और भी समुदाय राजस्थान में हैं जिनको सत्ता में सहभागी होना है और गृह मंत्री हो या इस तरह की जो पावरफुल पोस्ट हो, उन पर और अन्य समुदायों
को भी प्रतिनिधित्व देने की बात कांग्रेस आलाकमान सोच सकता है। कैबिनेट में महत्वपूर्ण पदों को लेकर कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। आपका क्या अनुमान है, कैबिनेट में किस नेता को क्या जगह मिल सकती है? कैबिनेट को लेकर के कई प्रकार की चर्चाएं हैं, कई लोगों के नाम हैं। कई लोग अशोक गहलोत जी के साथ लंबे समय तक काम करते रहे हैं, उनकी 2 पूर्ववर्ती सरकारों में उनके साथ रहे हैं। उनमें बीडी कल्ला जी भी हैं, भरत सिंह जी भी हैं, मैनजीत सिंह मालवीय भी हैं, रामलाल जाट भी हैं। तो ऐसे कई लोग हैं, शांति धारीवाल हैं, जितेंद्र सिंह हैं। लेकिन नए लोग भी इस बार चुन करके आए हैं और वो बहुत बेहतरीन क्षमता वाले लोग हैं, जिसमें आप अशोक चांदना से लगा करके हरीश चौधरी और कई सारे लोग हैं। तो ये अभी ये कहना कि कौन कौन आएगा, अभी कयास लगाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि लोग कह रहे हैं कि रीजन वाइज ये लोग आएंगे, इनका तो प्रतिनिधित्व होगा। कुछ लोग जाति वाइज आकलन कर रहे हैं कि अगर जातियों का आकलन होगा तो जाट इतने आएंगे, ब्राह्मण इतने आएंगे, गुज्जर इतने आएंगे, दलित इतने आएंगे, आदिवासी इतने आएंगे, राजपूत इतने आएंगे। लेकिन जिनको सरकार चलानी है और कांग्रेस आलाकमान, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सारे लोग मिलकर के इसमें एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे जिसमें हर वर्ग का, हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सामने आ जाए और सबको सहभागी होने का अवसर मिले। आपने सोशल मीडिया के जरिए कई दलित नेताओं को वोट देने की अपील की थी, फिर चाहे वे किसी भी पार्टी के हो, तो उनमें से कितने चुनाव जीत पाए हैं? हमने सोशल मीडिया के जरिए अपील की और खास तौर पे दलित आदिवासी घुमंतु अधिकार अभियान राजस्थान डगर ने कई कैंडिडेट्स के लिए एक पूरी समर्थन की सूची जारी की। लेकिन ये हर एक पार्टी के लिए था, ऐसा नहीं है। हमारा साफ मकसद था, हमने कहा कि लोकतांत्रिक ताकतों को जिताना है और भारतीय जनता पार्टी को हराना है। डिफीट बीजेपी अभियान के तहत हमने ये किया। तो बीजेपी के अलावा जो लोग थे, दल थे, उनको हमने समर्थन दिया। उसमें निर्दलीय भी थे, उसमें बीएसपी के लोग थे, उसमें कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग थे, उसमें रालोपा के लोग थे, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे। और ऐसा भी नहीं कि केवल दलित उम्मीदवारों को हमने समर्थन दिया है, हमने समर्थन सभी समुदायों के विभिन्न लोगों को दिया। उसमें से कई सारे लोग जीत करके आए हैं और कई सारे लोग नहीं जीत पाए, कई सारे लोग दूसरे दर्जे पे रहे, कई सारे लोग तीसरे पे रहे और कई ऐसे लोग भी थे जिनको 1500 वोट मिले। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण ये था कि हम विभिन्न तरह के लोगों को समर्थन दें, उसको समझें। जैसे हमने भारतीय ट्राइबल पार्टी के सभी उम्मीदवारों को नगरपुर में समर्थन दिया और उसमें से 2 जीत करके आए। तो बीटीपी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, या बीएसपी हो, या कांग्रेस हो, या निर्दलीय भी ऐसे लोग थे जो जिनके लिए लोगों का ये था कि ये तो निर्दलीय कभी जीतेंगे नहीं, आप उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि जनता के लिए जो लोग संघर्ष करते हैं, मुद्दों के लिए जो संघर्ष करते हैं, विचारधारा के लिए जो लोग संघर्ष करते हैं, हम स्थानीय लोगों की राय के आधार पे, उनके फीडबैक के आधार पे ये निर्णय कर रहे हैं। पंवर जी, पूरे प्रदेश में एक चीज और कही और सुनी जा रही है कि इस विधानसभा चुनाव में दलित वोटर्स ने इस बार भाजपा से दूरी बनाई। क्या ये सच है? अगर ये सच है तो फिर भाजपा के जो दलित विधायक है वो चुनाव जीते हैं, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है ये बहुत साफ है कि बीजेपी से दलित वोटर्स की दूरी बनी है और राजस्थान में सत्ता परिवर्तन में दलितों और आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें डांगावास की नाराजगी से लगा के डेल्टा मेघवाल के इश्यू से लगा करके गेनडी, कालूडी और तमाम तरह की जगहों पर जो दलितों पर अत्याचार हुए, आदिवासियों पर जो अत्याचार हुए, वो प्रकरण बहुत मायने रखते हैं। और खास तौर पे 2 अप्रैल की जो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दलितों और आदिवासियों की रही, उसने इस सत्ता के परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभाई है। और इससे ये कहना कि अगर उन्होंने दूरी बनाई है और दूरी बनाने के बावजूद बीजेपी के विधायक जीत गए हैं रिजर्व सीटों से, तो इसमें एक खास बात देखने की बात है कि रिजर्व सीटों पर केवल दलित वोट नहीं करता है, रिजर्व सीटों पर गैर दलित जातियां भी वोट करती है और दलित वोट स्प्लिट हो जाता है, बढ़ जाता है।
दलित वोट की वहां कोई ताकत नहीं बची रहती है, वहां तो ताकत ही बची रहती है गैर दलित वोटों की। इसलिए गैर दलित वोटों का जो भी ध्रुवीकरण हुआ उसकी वजह से बीजेपी के साथ विधायक भी जीते हैं। लेकिन बीजेपी ने पिछली बार 34 में से 33 एससी के विधायक उनके जीते थे। बाद में एक सीट उपचुनाव में वो वेर वाली हार गए और 32 उनके विधायक रहे। इस बार वो स्थिति उनकी नहीं रही, इस बार उनकी संख्या एकदम घटी है। तो आप ये मान सकते हैं कि बीजेपी के प्रति जो नाराजगी थी वो साफ तौर पर झलक करके इसमें दिखती है। दलित व आदिवासी वर्ग के किन किन मुद्दों का संघर्ष सफल होने की संभावनाएं हैं? राजस्थान में कांग्रेस का शासन आ गया है और अब दलित आदिवासी वर्ग के किन किन मुद्दों पर संघर्ष होगा या क्या उनको सफलताएं मिलेगी। देखिए, दलित आदिवासी वर्ग के जो सवाल हैं वो उनकी अस्मिता के सवाल हैं, उनके गरिमा के सवाल हैं, उनके सम्मान के सवाल हैं, उनकी सुरक्षा के सवाल हैं। वो जो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर कार्रवाई होने के सवाल हैं और सत्ता में भागीदारी के भी सवाल हैं। अब उससे आगे बढ़कर के संसाधनों में भागीदारी के भी सवाल हैं। तो सवाल कई प्रकार के उठेंगे। जो अनिर्णित मुद्दे हैं, जो अनफिनिश्ड एजेंडा है राजस्थान का, दलितों आदिवासियों का, जिन मुद्दों को लेकर के वो संघर्ष करते आए हैं, उन सारे मुद्दों पर इस सरकार में बात होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो 2 अप्रैल के केसेस लगे हुए हैं दलितों पर, आंदोलनकारियों पर, वो दलित आदिवासियों के केसेस तुरंत हटाए जाए, ये पहली मांग होगी। दूसरा ये कि SC ST सब प्लान का एक कानून राजस्थान में बने। जब भी राजस्थान की पहली विधानसभा बैठे, उस कानून का ड्राफ्ट जो कि पहले पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने बनाया था, उसको फिर से देखा जाए और उसको लागू करने की दिशा में, उसको पुनः पारित करने की दिशा में सरकार काम करे। हम ये भी देखेंगे कि राजस्थान सरकार के भीतर जो लोग बिठाए जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में हो चाहे विभिन्न बोर्डों, निगमों, आयोगों में, उनमें इन वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। इन वर्गों पर अत्याचार के मामले में राजस्थान पिछले सालों में कभी दूसरे नंबर पर रहा है, कभी पहले नंबर पर रहा है। हमारी प्राथमिकता ये होगी कि दलितों की सुरक्षा का जो सवाल है, खासतौर पे जो एट्रोसिटी है, वो एट्रोसिटी के मामले कम हो और जहां एट्रोसिटी हो रही है उन मामलों में प्रभावी तरीके से कार्रवाई हो। विजिलेंस कमेटियां काम करें, एट्रोसिटी एक्ट काम करे। तो इन सारी चीजों को लेकर के हम बहुत सारे सवालों को लेकर के आगे बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि कोई भी सरकार हो, दलित आदिवासियों का और जो मिशनरी लोगों का संघर्ष है, वो संघर्ष मुद्दों को लेकर के जारी रहेगा। पिछली सरकार के साथ भी जारी था, इस सरकार के साथ भी जारी है। तो सत्ता के साथ जो एक संघर्ष आंदोलनकारी लोगों का बना रहता है वो बना रहेगा। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी की जो सरकार है एक संवेदनशील सरकार होगी और दलितों, आदिवासियों, घुमंतुओं, अल्पसंख्यकों और तमाम वंचित वर्गों की जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों, उन संघर्षों, उन चीजों को समझे, उनकी डिमांड्स को समझे और उन डिमांड्स पे कार्रवाई करे, उनको माने। ये उम्मीद हम इस सरकार से कर रहे हैं। धन्यवाद।